नमस्ते सभी दर्शकों, आप सभी को स्वागत है इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पे। इधर आज हम लोग CSI नेट लाइफ साइंस फरवरी 2022 सेकेंड शिफ्ट एग्जाम की इकोलॉजी सीरीज को सॉल्व करेंगे, जो पार्ट बी से आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज यूनिक टू इंडिया। ऑप्शंस में से है मैंग्रोव, सेकेंड कोल्ड डेजर्ट्स, थर्ड मिरिस्टिका स्वाम्स एंड फोर्थ वन इज रिपेरियन फॉरेस्ट। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन है पहले उसको रीड आउट कर लेते हैं, उसके बाद फिर से क्वेश्चन में आएंगे। ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है, इंडिया में सुंदरवन मैंग्रोव होता है, यूएस में फ्लोरिडा मैंग्रोव होता है, नॉर्थ ईस्टर्न ब्राजील में बाहिया मैंग्रोव मिलता है एंड कोलंबिया में मिलता है गल्फ ऑफ पनामा मैंग्रोव। इसका मतलब ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम है ये सिर्फ इंडिया में यूनिक नहीं होता है। नेक्स्ट वन है कोल्ड डेजर्ट। अफ्रीका में मिलता है नामीब डेजर्ट, जो एक कोल्ड डेजर्ट है। वेस्टर्न चाइना में है ताकलामकान डेजर्ट। किजिलकम डेजर्ट है कजाकिस्तान में। कोलोराडो डेजर्ट और कोलोराडो प्लेट्यू डेजर्ट ये मिलता है साउथ वेस्ट ऑफ यूएस में। ये जो कोल्ड डेजर्ट ये भी इंडिया में यूनिक नहीं है। नेक्स्ट है मिरिस्टिक स्वाम्स और मिरिस्टिका स्वाम्स। तो ये मिरिस्टिक स्वाम्स जो है ये वन ऑफ द यूनिक इकोसिस्टम जो है वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया एंड विच वन इज अगेन मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया। ये जो स्वाम्स है दैट इज मिरिस्टिका स्वाम्स, इसका जो फीचर्स है लो लाइंग लोकेशन में मिलता है एंड पुअरली ड्रेन्ड डिप्रेशन है। ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज और human activities, these swamps are threatened as well as fragmented in present time. And ये जो मिरिस्टिका swamps है, इधर कुछ certain members और certain species मिलता है from the ancient family Myristaceae. For example, Myristica factua variety magnifera, Gymnacranthera canarica और भी बहुत कुछ मिलता है। And also this swamps possesses many distinct endemic taxa. Next है riparian forest, जो एशिया में, सेंट्रल यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। एंड ये जो रिपेरियन फॉरेस्ट है ये एनब्रिस्ट है बेरिंगोटोनिया, एक्यूटेंगुला, मधुका, नेरिफोलिया, सिजीजियम ऑक्सीडेंटल, मेलोटस, ओरियोपुंक्टेटस, गार्सिनिया, विक्टी एंड एटसेट्रा मेनी मोर्स। तो ये गया अबाउट द इंफॉर्मेशन। सो क्वेश्चन में है जो गिवन ऑप्शन है, मैंग्रोव ये यूनिक नहीं है, कोल्ड डेजर्ट अगेन यूनिक नहीं है, मिरिस्टिका स्वाम्प्स ये यूनिक है एंड रिपेरियन फॉरेस्ट अगेन यूनिक नहीं है। तो ऑप्शन आईडी 795 और द क्वेश्चन आईडी 199 इज राइट आंसर। ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जो ये इंफॉर्मेशन ये मुझे मिला है फ्रॉम दिस साइट्स। आप लोगों के लिए मैं ये साइट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, आप आपके एंड से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रिसेंटली द बायरंघाटी एरिया ऑफ उत्तरकाशी हैज बीन डिक्लेयर्ड अ कंजर्वेशन सेंटर फॉर अ स्पीशीज रेफर्ड टू एज द घोस्ट ऑफ द माउंटेन्स। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज दिस रेफर टू। तो ऑप्शंस में से है मार्बल कैट, हिमालयन इबेक्स, साउदर्न कियांग एंड फोर्थ वन इज स्नो लेपर्ड। तो इसका क्या इंफॉर्मेशन है पहले देख लेते हैं। स्नो लेपर्ड्स, द माउंटेन घोस्ट्स of the Himalayas, live in inaccessible, icy and uninhabited mountain ranges about 30,000 meters above the sea level. In Uttarkashi area of the Uttarakhand state, it is most difficult to get a glimpse of the snow leopards to gather the information about them. And इसीलिए स्नो लेपर्ड को माउंटेन घोस्ट और घोस्ट ऑफ द माउंटेन ये नाम से जाना जाता है। ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला इस पर्टिकुलर वेबसाइट से, तो आपके लिए मैं ये साइट को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following constitute the largest reservoir of carbon in global carbon cycle? First option is the atmosphere, second is the plant biomass on land, third is soil and fourth one is ocean. इसका क्या इंफॉर्मेशन है पहले वो देख लेते हैं एंड उसके बाद फिर से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये है एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जियो कार्बन साइकिल। तो इसमें से कंजम्पशन ऑफ द फॉसिल कार्बन एमिट्स कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके लिए एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होता है। वेदरिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल रॉक्स, इसके अलावा रेस्पिरेशन, ह्यूमन एमिशन, माइक्रोबियल रेस्पिरेशन एंड डिकम्पोजिशन, मेरीन रेस्पिरेशन, इसमें से भी ये कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होता है। एंड इसको फिर से, और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको फिर से रिड्यूस कौन करता है ओशियन में प्रेजेंट जितना भी फाइटोप्लैंक्टन्स होता है, ये मेरीन फोटोसिंथेसिस के माध्यम में और मेरीन फोटोसिंथेसिस करके एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। तो ये जो ओशियनिक सिस्टम है यही हो जाता है इसीलिए लार्जेस्ट रिजर्वियर ऑफ द कार्बन इन जियो कार्बन साइकिल। तो इसके लिए ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द ओशियन विद द क्वेश्चन विद द ऑप्शन आईडी 804 और द क्वेश्चन आईडी 201। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन ही एनफ होता है। जो लोग भी
इकोलॉजी में कार्बन साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल जो साइकिल्स है वो जानते हैं, तो उनके लिए ये क्वेश्चन इतना ज्यादा टफ है नहीं। बट फिर भी अगर किसी को भी इस क्वेश्चन के लिए कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन चाहिए है तो उनके लिए ये पर्टिकुलर वेबसाइट देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो टू कंप्लीट द फॉलोइंग। इन द 1960s experiments were conducted to test the theory of island biogeography, and the main findings of these studies indicate that over a long period of time, and which of these options will be right to fill this blank। तो ये जो थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी है, ये क्या क्या स्टेटमेंट दिया है वो पहले जान लेते हैं। तो ये जो ग्राफ है ये एक रिप्रेजेंटेशन है फॉर द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी। ये जो आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी है ये प्रपोज किया था साइंटिस्ट मैक आर्थर ने। साइंटिस्ट मैक आर्थर ने कहा था कि कोई एक पर्टिकुलर आइलैंड अगर मेन लैंड से फार एंड स्मॉल रहता है तो उधर इमिग्रेशन रेट बहुत ज्यादा कम होगा एंड इमिग्रेशन रेट बहुत ज्यादा हाई होगा। एंड अगर ये पर्टिकुलर आइलैंड नियर एंड लार्ज होता है तो इमिग्रेशन रेट हाई होगा एंड इमिग्रेशन रेट लो होगा। दैट मीन्स नियर एंड लार्ज इस पर्टिकुलर आइलैंड में कॉलोनाइजेशन रेट हाई होगा, एक्सटिंक्शन रेट लो होगा, एंड फार एंड स्मॉल आइलैंड पे कॉलोनाइजेशन रेट लो होगा एंड एक्सटिंक्शन रेट हाई होगा। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये रेड लाइन शो कर रहा है हाई इमिग्रेशन को, ये ग्रीन लाइन इमिग्रेशन रेट लो शो कर रहा है कंपेयर टू दिस रेड लाइन। ये ब्लू लाइन एक्सटिंक्शन रेट और इमिग्रेशन रेट हाई शो कर रहा है, while the yellow one show low immigration rate। तो अब ऑप्शंस में से क्या क्या है देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड कॉलोनाइजेशन आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। इट इज नॉट ऑब्वियस दैट एक्सटिंक्शन एंड कॉलोनाइजेशन रेट should be not equal। So इस particular option को हम होल्ड पे रखते हैं। Next is the colonization rates gradually exceed extinction rate, not always। अगर एक पर्टिकुलर आइलैंड नियर एंड लार्ज होता है तब ही सिर्फ कॉलोनाइजेशन रेट एक्सटिंक्शन रेट को एक्सीड करता है। नेक्स्ट इज द ओवरऑल रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। फोर्थ वन क्या बोल रहा है कि रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन विल कंटिन्यू टू इंक्रीज व्हाइल द एक्सटिंक्शन रेट विल डिक्लाइन। ये जो फोर्थ ऑप्शन है दैट इज एक्सटिंक्शन रेट विल डिक्लाइन, इट इज फॉर लार्ज एंड नियर आइलैंड। ये सेकेंड ऑप्शन भी लार्ज एंड नियर आइलैंड के लिए ही है। एंड द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन एंड कॉलोनाइजेशन रेट आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो इसमें से जो थर्ड ऑप्शन है दैट इज ओवरऑल रेट ऑफ कॉलोनाइजेशन विल बी बैलेंस्ड बाय द रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर इमिग्रेशन हाई है एंड एक्सटिंक्शन और इमिग्रेशन लो है तो भी जो पॉपुलेशन साइज है और कॉलोनाइजेशन है वो भी बैलेंस्ड होगा। अगर इमिग्रेशन अगर लो है एंड इमिग्रेशन अगर हाई है तो भी उस पर्टिकुलर आइलैंड पे उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का जो कॉलोनाइजेशन होगा वो भी ओवरऑल बैलेंस्ड होगा। तो ये कुछ भी ऑब्वियस टाइप का स्टेटमेंट में नहीं है एंड ऑलमोस्ट ये जो आइलैंड बायोजियोग्राफी थ्योरी है उसको भी सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन विल बी राइट विद द ऑप्शन ID 807 फॉर द क्वेश्चन ID 202। Next question है the COVID-19 pandemic had a major impact on carbon dioxide emission due to the disruption of industrial activities caused by it। Which of the following countries or regions had the smallest fall of carbon dioxide emission in percentage terms during the year of 2020? Options में से है इंडिया, USA, चाइना एंड यूरोपियन यूनियन। तो ये क्वेश्चन कंप्लीटली इंफॉर्मेटिव है एंड इसका अगर इंफॉर्मेशन किसी के पास है तब ही ये क्वेश्चन आंसर किया जाएगा और नहीं तो नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला वो पहले क्या है देख लेते हैं। लियू एट ऑल इन 2020 compared 6 months January to June of carbon emission between 2020 and 2019 and found significant carbon reduction globally about -1551 metric ton. In selected countries like China, -187.2 metric ton, in USA -338.3 metric ton, in Europe and UK -205.7 metric ton, and in India -205.2 metric ton, and these are all about other countries. Except for China, in most countries lockdown measures
were in effect until June 2020। तो इसका मतलब क्या है कि कोविड-19 के पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन था, बिफोर कोविड-19 जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन था उसका कितना फॉल मिला था इन सभी कंट्रीज में। क्वेश्चन में और क्वेश्चन का डिमांड है जो स्मॉलेस्ट फॉल दिखाया फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इन परसेंटेज टर्म्स इन द ईयर ऑफ 2020। तो इधर ही लिख रहा है कि एक्सेप्ट फॉर द चाइना इन मोस्ट कंट्रीज लॉकडाउन मेजर्स वेर इन इफेक्ट अंटिल जून 2020। तो ये जो इंफॉर्मेशन मुझे मिला है इस पर्टिकुलर साइट से मुझे मिला है। ये आर्टिकल का जो साइट है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप आपके एंड से भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा दैट इज चाइना विथ ऑप्शन ID 811 फॉर द क्वेश्चन ID 203। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स animal territories। First option is are always inherited from the parent। Second, are always non-overlapping with neighbors। Third one, extent of territories remain constant over generations। And fourth one is are always guarded and defended। तो इससे पहले territories की कुछ characteristics हम देख लेते हैं। Territoriality characteristics मतलब टेरिटोरी दिखाने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या क्या है। होम रेंज फाउंड इन देयर कोर्स ऑफ एक्टिविटी, मतलब कोई भी एनिमल्स इन देयर लाइफ स्पैन जो भी एक्टिविटीज शो कर रहा है उसके टाइम ही वो होम रेंज भी फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट, दिस होम रेंजेस ऑफ सेवरल स्पीशीज में ओवरलैप। तो ये जो टेरिटोरी है ये कभी कभी ओवरलैप हो सकता है बट एवरी इंडिविजुअल्स डिफेंड सम पोर्शंस ऑफ देयर टेरिटरीज एंड यूज इट एंड इट्स रिसोर्सेज कंप्लीटली और एक्सक्लूसिवली। नेक्स्ट इज टेरिटरी नीड्स कंटिन्यू विजिलेंस अगेंस्ट प्रीडेटर एंड इंट्रूडर्स। तो ये जो टेरिटरी है इसको डिफेंड करना चाहिए और इस पे निगरानी रखना चाहिए कंटिन्यूअसली। टेरिटोरियलिटी रिक्वायर्स कॉस्ट एंड बेनिफिट्स। ये जो टेरिटोरियलिटी है इसमें कॉस्ट एंड बेनिफिट्स इसका कुछ बैलेंस देखा जाता है। बेनिफिट्स शुड बी हाई कंपेयर टू कॉस्ट। अगर हम जिस पर्टिकुलर टेरिटोरी को देखभाल कर रहे हैं उसके लिए जितना कॉस्ट होगा उससे ज्यादा हम लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। तो यही होता है एक पर्टिकुलर और ऑप्टिमम टेरिटोरियलिटी। एंड दिस टेरिटोरियलिटी दैट इज जिधर कॉस्ट बेनिफिट से कम होगा or in vice versa benefit should be higher than cost, this particular event favored by natural selection। इधर cost का मतलब क्या क्या होता है, foraging and defending for particular territory, and benefits मतलब होता है exclusive usage for the food, meat and other resources of that territory। And territoriality can be done by scent marking। कोई animals like dog, cats, they do urination and fishes and body rubbing to mark their territory। ऑडिटरी मार्किंग भी कोई दिखाता है लाइक बर्ड्स, फ्रॉग एंड लिजर्ड्स एंड मेनी मोर एनिमल्स। विजुअल मार्किंग दिखाता है कोई एनिमल्स लाइक कलरेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एनिमल्स टू डिफेंड देयर टेरिटरी। तो ये गया अबाउट द फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टेरिटरी। तो अब ऑप्शंस में से कौन सा राइट होगा देख लेते हैं। आर ऑलवेज इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट, ऐसा कोई फीचर और कैरेक्टरिस्टिक्स हमने नहीं देखा तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट, आर ऑलवेज नॉन ओवरलैपिंग विथ नेबर्स। इधर क्लियरली लिखा है ओवरलैप, दे में ओवरलैप, तो ये अगेन रॉन्ग। एक्सटेंट ऑफ टेरिटरीज रिमेन कांस्टेंट ओवर जनरेशन, ये कोई मैंडेटरी ऑप्शन और मैंडेटरी कैरेक्टरिस्टिक्स है नहीं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, आर ऑलवेज गार्डेड एंड डिफेंडेड, यही पर्टिकुलर जो ऑप्शन है ये बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है फॉर द एनिमल टेरिटरी। तो ये ऑप्शन दैट इज ऑप्शन ID 816 विल बी राइट फॉर द क्वेश्चन ID 204। तो ये गया इकोलॉजी सीरीज फॉर द शिफ्ट टू CSIR नेट लाइफ साइंस February 2022। होप इट विल बी हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।